आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग है क्या? दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 36 है। छत्तीस है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम संख्याएं मान लेते हैं। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है x और दूसरी संख्या है पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अपने से पूछा क्या है? व्युत्क्रमों का अंतर। तो अगर संख्या है तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y। इन दोनों संख्याओं का अंतर ध्यान अब अपने को क्या करना है? अंतर पता करना है। तो अंतर क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/y। यही होगा क्या अंतर? अगर ये अंतर है तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे हम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? x इंटू वाई। अब x इंटू वाई में x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? y। y को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? y माइनस y का भाग इसमें देंगे तो y से y कट जाएगा, x बचेगा। x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बचेगा? x। यहाँ पे क्या है? आपने y और x का अंतर और y और x का गुणा। अब y और x का अंतर दे रखा है क्या? दो संख्याओं का अंतर है। अब वो बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी ये नहीं बता रखा, बस उनका अंतर है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है? 5। और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है? 36। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे याद नहीं करना, आपने तो संख्या भी पता करनी है, तो दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका अंतर 5 हो और गुणनफल क्या हो? 36। 9 और 4 हो जाएगी। तो अगर संख्या भी पता कर सकते हैं, संख्या में 9 और 4 में फिर वापस यही काम करेंगे तो 5/36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतार लो। नेक्स्ट बताओ। 4 से पहले 1 2 3 में दिक्कत नहीं है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन 4 उतार लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 नहीं उतारा तो फिर बातें बाद में करना, पहले उतारना। अच्छा, क्वेश्चन सभी ने किए तो है? कोई ऐसा जिसको टाइम नहीं मिला हो? सबने किए मतलब?
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, 8 में कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 छठे में दिक्कत है? किसको किसको है? आंसर नहीं आया? कैसे किया आपने? समझ में नहीं आया? ठीक है, उतार लिया ये वाला? ये वाला उतार लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 2160 के गुणनखंड कर रखे हैं। एक की 2 की घात ए, 3 की घात बी और 5 की घात सी। तो सबसे पहले अपने को इसके गुणनखंड करने हैं क्या? गुणनखंड करो। 216 के कर लो 5, 2 इंटू 5 तो हो जाएगा 10 का, और 216 के 108, 54, 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। तो इसका क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2160 का गुणनखंड 2 की घात ए इंटू 3 की घात बी इंटू 5 की घात सी। मतलब ए का मान कितना हो गया? 4, बी का मान कितना हो गया, और सी का मान कितना हो गया? 1। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 3 की घात ए करो, इंटू में 2 की घात माइनस बी करो, इंटू 5 की घात क्या करनी है? माइनस के सी करनी है, और इसका मान अपने को निकालना है। तो 3 की घात ए यानी 3 की घात 4 इंटू 2 की घात माइनस बी, 2 की घात -3 और 5 की घात माइनस सी यानी -1। अब जिस संख्या की घात माइनस में हो वो संख्या क्या हो जाती है? बटेवा में चली जाती है। तो 3 की घात 4 तो ऊपर रह जाएगा, और 2 की घात बटेवा में आके प्लस में बन जाएगी, और 5 की घात भी बटेवा में आके प्लस में बन जाएगी। 3 की घात 4 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 4 बार है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, बटेवा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बन जाए 40। ये अपना आंसर हो जाएगा। 81 बटेवा 40 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10। 8वां क्वेश्चन कर लेंगे। इकाई का ज्ञात करना केवल। लास्ट में 3 है, मतलब 4 का गुणन चलेगा, 4 का भाग देना है 67 में। आ जाएगा सभी के। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं पता कर लेंगे लास्ट के 3 अंक देख के। 10वां है कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है? तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है क्या? 2 होती है, 2 सम संख्या है, मतलब पहली बात गलत। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है क्या? अनेक है, क्योंकि सारी संख्याएं अनंत होती है, तो ये भी अनंत है। अपरिमित मतलब हम पता नहीं कर सकते, मतलब इनकी गिनती करना फिलहाल संभव नहीं है, बाद में हो जाएगा तो ठीक है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं क्या? कौन सा? एक और स्वयं खुद संख्या। तो ये बात सही है। और एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है क्या? एक अंक वाली 2, 3, 5, 7, 4 ही है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 में कोई दिक्कत है क्या? 12वां क्वेश्चन करवा दिया ऐसा वाला। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है?
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है? मतलब क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा बोला है कि वह संख्या ज्ञात करो जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित होनी चाहिए का सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, मतलब सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए। और जिस संख्या में हम सभी संख्याओं का भाग देते हैं उसमें क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, और उस एलसीएम से अपने को पता करना है कि ऑप्शन कौन सा है। दूसरी चीज है, एलसीएम का दुगुना या तीन गुना भी ऑप्शन में हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा 2520, है ना। तो ये आप याद भी रख, पूरी तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम 2520। इसको याद रखना चाहे तो याद भी रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन आए 2520, इसका डबल भी दे सकते हैं 5040, जो भी है, ठीक है। यही क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑप्शन दूसरा दे सकते हैं। तो इनका एलसीएम ये होता है, फिर दुगुनी या तीन गुनी संख्या दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 17, 17 पे आ रहे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया क्या? मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 है, 3 और 4 का गुणन है। अच्छा, अंकों का योग 3 और 4 का गुणन है। तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं क्या? 3 और 4 का गुणन मतलब 3 का भी भाग जाना चाहिए, 4 का भी भाग जाना चाहिए, मतलब अंकों का योग क्या होना चाहिए? 12 या 24। अब 24 तो एक एक संख्या का योग हो नहीं सकता। जैसे एक एक संख्या अगर हम 9 और 9 भी ले लें तो भी उनका योग तो 18 ही होगा, 24 तो हो नहीं सकता, मतलब अंकों का योग 12 ही होना चाहिए। तो ऐसी संख्या ढूंढ सकते हैं हम, 5 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कौन सा स्थानीय मान वाला है क्या? 15वां क्वेश्चन कर लेंगे ये वाला। पहले कोई एक संख्या लेनी है, फिर दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के अंक के एक चौथाई दुगुना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। अब मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, तो हो गया तो हाँ तो तेज बोलेंगे ना। पीछे किए क्या ट्राई? नहीं किए, जो सामने देख रहे थे वो नीचे देखने लग गए। तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसका कराऊंगा, मतलब आप 5-6 दिन बाद करोगे, फिर आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं। यही रोक दे क्लास को, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग। हम्म। तो फिर जिन्होंने नहीं किए उनका क्या? ऐसा तो नहीं कि कल ही बोला था, बहुत दिन पहले से बोल रखा है, और कल तो ऐसा बोला कि कम से कम 50 तो कर ही लेना। तो फिर जिन्होंने किए वो पूछेंगे और आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है क्या? इसमें भी नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 16 हो गया सभी से। 17 क्वेश्चन वैसे अपने सिलेबस का है नहीं,
लेकिन पता नहीं इसमें डाल रखा है 3x² माइनस 6x प्लस a। इसमें किसका भाग देना है? x-2 का। तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके हो सकते हैं। पहले क्या है, सबसे पहले x-2 का भाग इसमें देंगे। किसमें? सबसे पहली वाली संख्या है। सबसे पहली संख्या कौन सी है? 3x²। इसमें x-2 पूरे का भाग नहीं देके केवल x का भाग देंगे। क्या बचेगा? एक x से एक x कट गया, 3x। ये 3x आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस 3x को इससे वापस गुणा करेंगे। 3x को x-2 से गुणा करेंगे। क्या आएगा? 3x² माइनस 6x। 3x² माइनस 6x। अब क्या करेंगे? बाकी निकालेंगे क्या? तो यहां से इसको बाकी निकाला तो माइनस, ये प्लस, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या उतरेगा? ए। अब ये पूछ रहा है कि ए का मान ऐसा क्या हो कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो या तो ए का मान क्या होना चाहिए? x-2, जिससे इसमें पूरा पूरा भाग जाए, या फिर इसका कोई गुणज 2 गुणा या 3 गुणा या 4 गुणा, है ना, या फिर इसका मान जीरो, ताकि यहाँ तक ही मान पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ऑप्शन में क्या है? जीरो है क्या? x-2 भी है क्या? x-2 का इंटू 2 है क्या? नहीं है, तो इसका एक ही आंसर है क्या? जीरो। ठीक है, आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें से अपना आंसर क्या है? जीरो। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो एक तरीका और है, x-2 का भाग देना है और अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसको 3 बार लिखेंगे, x-2, x-2 और x-2। 3 बार लिखने के बाद सबसे पहले अपने को, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इससे ये समीकरण बनानी है। कौन सी? अभी देखो आप, सबसे पहले क्या, 2 घात है तो 2 बार लिख देंगे। एक बार देखो तो सही, सबसे पहले अपने को 3x² बनाना है। तो इस संख्या के आगे यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिससे ये इससे गुणा होकर 3x² बन जाए? 3 और x लिखे क्या? इसको 3 और x से इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x²। अब ये इससे भी गुणा होगा तो क्या बनेगा? -6x। ठीक है, इससे तो ये बन गया। अब अपने को इसमें क्या चाहिए? माइनस का 6x चाहिए क्या? और यहाँ पे माइनस का 6x बन गया। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखे, यहाँ पे ऐसा क्या लिखें कि ये -6x ये वाला बन जाए? तो ये तो पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं जीरो लिख दूं क्या? अब ये जीरो इस संख्या से गुणा होगा तो क्या बनेगा? इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा? प्लस या माइनस जीरो, है ना। अब मेरे को क्या बनाना है? ए। ए बनाना है, तो मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूं कि ए बन जाए? ए लिखूंगा तो ए एक्स बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? -2a। और अपने को इसमें भाग पूरा पूरा देना है, तो पूरा पूरा देने के लिए अगर मैं इस ए को जीरो मान लूं तो यहाँ पे मैं जीरो रख दूंगा। यहाँ पे अगर मैं ए का मान क्या रख दूं? जीरो, ये भी पूरा क्या हो जाएगा? जीरो जीरो हो जाएगा। और अपनी इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला गया तो आगे की संख्या क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। नहीं आएगा समझ में? आगे की संख्याओं को जीरो करने के लिए यहाँ पे भी जीरो से गुणा और यहाँ पे भी जीरो से गुणा, तो ए का मान क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि भाग तो अपना पूरा पूरा यही चला गया। आगे वो जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है? एक्स्ट्रा लिखी हुई है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। पता चल जाएगा पूरी संख्या को वो समीकरण में बदलने के लिए। ये अपने कोर्स में नहीं है, अगर ये समझ में आ रहा हो तो ये रख लो, आप उसको छोड़ दो। ये तो समझ में आ गया, या फिर इसको भी दोबारा समझाना है? समझाना है क्या? कहाँ से? शुरुआत से ही। समीकरण है, समीकरण में भाग किसका देना है? x-2
2 का। x माइनस 2 का भाग देने के लिए पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे। 3x² में x का भाग दिया, कितनी बार गया? 3x बार। 3x को यहाँ पे लिखेंगे भागफल में। भागफल को फिर इस अगर भाजक से गुणा करें तो भाज्य आना चाहिए। मतलब जैसे ऐसे समझो कि हम 27 में भाग दे रहे हैं 4 का। 27 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया है? 6 बार गया। 6 यहाँ लिख दिया। अब वापस इसके नीचे जो भी संख्या लिखेंगे वो संख्या कैसे आएगी? इस 6 को इस 4 से गुणा करनी पड़ेगी। भाग देते हैं तो यही करते हैं। यहाँ पे 24 अपन तो लिख देते हैं, 6 चौके 24 पर। ये आती कैसे? इन दोनों को गुणा करने से। तो वापस इसको और इसको गुणा किया तो क्या आ गया अपने पास? 3x² माइनस 6x। ये आ गया। तो फिर इसको घटाएंगे, घटाने के लिए चिन्ह चेंज होते हैं। इसमें से ये घट गया 0, इसमें से ये घट गया 0। अब भाग पूरा पूरा चला गया। अब पूरा पूरा भाग चला गया तो या तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? x-2 या फिर x-4, ऐसा होना चाहिए था। तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है। और दूसरी बात क्या है? ये a एक अचर संख्या है। a क्या है? अचर संख्या। ठीक है। अगर x-2 होता तो ये x इसमें जुड़ के ऐसे हो जाता, 3x² माइनस 7x प्लस या -2, ऐसे समीकरण होती। क्योंकि ये x इसमें जुड़ता, माइनस नहीं 7 नहीं 5 हो जाता। ये प्लस का ये माइनस का क्या होता? -5x। अगर ऐसे समीकरण होती तो फिर पूरा पूरा भाग जाता। फिलहाल केवल a बच रहा है और a एक अचर संख्या है। तो अचर संख्या का मान क्या होना चाहिए? 0। ठीक है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ पता है? यूपी टेट, उत्तर प्रदेश वाले। उतार लिया क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से। 18वां नहीं आया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होती है?
तीन अंकों की संख्याएं पता करनी है अपने को। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। और अपने पास किसका भाग देना है? 6। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है क्या कौन सी, जिसमें 6 का भाग जाता है? 6 का भाग जाता है 102। ठीक है। तो इसको यहां से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं। पहला ऐसा कि 999 में 6 का भाग देके देख लें। 999 में 6 का भाग देके देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है। एक बार, 6 बचा, 3 9 39, फिर 36, 3 9 39, 6 166 बार पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद दशमलव में जाएगा। ठीक है। मतलब 166 संख्याएं जिनमें पूरा पूरा भाग जाएगा, कहां से? एक से लेके। ठीक है। एक से लेकर 999 तक कुल संख्याएं कितनी आ गई अपने पास, जिनमें 6 का भाग जाता है? 166 संख्याएं जिनमें क्या होता है, 6 का भाग जाता है। अपने को कहां से कहां तक पूछा है? 100 से लेके 999 तक। मतलब दो दो अंकों की जितनी भी संख्या है उनको क्या कर लेंगे हम, हटा लेंगे। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 99 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार। 96, 3। मतलब एक से लेकर 99 तक की कितनी संख्याएं हैं? एक से 99 तक की कुल संख्या है जिनमें क्या होता है, 6 का भाग जाता है। कितनी है? 16। और एक से लेके 999 तक कितनी है? 166। ठीक है। तो 166 में से 16 बाकी निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 166 माइनस 16 बराबर 150। ये क्या है? अभिष्ट संख्या। अभिष्ट का मतलब क्या है? अभिष्ट का मतलब ये होता है कि जो अपने से पूछा गया है वो। ठीक है। अगर दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका भी सेम ही होगा। 102 से लेकर, मतलब 100 से लेकर 999 तक का अपने को पता करना है। तो 1 से 999, और ये सेम ही है, ये ठीक है अपने लिए। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18। क्वेश्चन नंबर 19 वाली है। सभी को आइए क्या? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19
हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया क्या? पिछली बार करवाए थे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 भी हो जाएगा। रिक्त स्थान की जगह पे x मान रख लेंगे, 36 और 4 को नीचे भेज देंगे, आंसर चुकदा आ जाएगा। फिर ऑप्शन में देख लेंगे 7 का गुणज है क्या है, जो भी है। 22वां क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा क्या? नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं हुआ, आपने किया तो फिर कैसे होगा? अपने आप थोड़ी होगा, किया ही तो कैसे होगा, ऐसे बोल किए नहीं। जिन्होंने किया उनसे हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? ए बी से 2 अधिक है। ए किससे अधिक है? बी से 2 अधिक है, तो ए को बी से 2 अधिक कर दिया। फिर बोला बी सी से 10 अधिक है, बी को सी से 10 अधिक कर दिया। तथा क्या बोला है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना है? 130। ये तो दे रखा है, पूछा क्या है लास्ट में? बी प्लस सी माइनस ए अपने को बताना है। ठीक है, तो अपने को मान किसका किसका दे रखा है? सबसे पहले तो ए का मान दे रखा है क्या? ए का मान बी प्लस टू है, तो ए की जगह पे मैं बी प्लस टू लिख सकता हूँ। फिर बी की जगह पे बी रख लूंगा और सी की जगह पे भी बी की टर्म में लिख लूंगा। समझ में आया क्या? तो यहां से अगर मैं ए का मान बी के टर्म में देखो तो ए बराबर बी प्लस टू है, ए की जगह पे बी प्लस टू रख दूंगा और सी की जगह पे क्या रखूंगा? बी माइनस 10। ठीक है, तो ए की जगह पे हो गया बी प्लस दो, बी की जगह पे बी और सी की जगह पे बी माइनस 10, और तीनों का योग कितना है? 130। बी को क्यों अपन ने बी को इसको चूज किया, ए को क्यों नहीं किया, सी को क्यों नहीं किया? तो बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है, और दोनों का लिंक बी के हिसाब से दे रखा है कि एक बी से 2 कम है, एक बी सी से 10 ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे? पहले बी के टर्म में ले लेंगे, फिर बी का मान निकाल लेंगे। तो बी का मान क्या आ जाएगा? बी प्लस दो बी प्लस बी माइनस 10 बराबर 130। बी कितने हो गए? 1 2 3, तो 3 बी। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस टू और माइनस 10, तो यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 8, उधर जाएगा तो प्लस का 8, 130 प्लस 8। ठीक है, क्या हुआ? 3b बराबर 138, तो 138 में किसका भाग देंगे हम? 3 का। क्या मान आ रहा है? b का मान क्या आ गया? 46। अब b का मान 46 आ गया, तो a का मान कितना आ जाएगा? a बराबर 46 प्लस 2 है क्या? ये हो गया 48। और c का मान 46 में से 10, तो 36। ए का बी का मान पता चल गया, ए का चल गया और सी का चल गया। अब अपने को निकालना क्या है? ये वाली चीज। तो बी का मान कितना है? 46 प्लस 36 माइनस 48, तो कितना आंसर आएगा? 32 आएगा क्या? 34 आएगा? 32 ही बोला किसी ने। देखो, यहां से यहाँ का पहले बाकी निकाल लेंगे, या फिर ये -48 और +46, -2 बचेगा, -2 इस 36 में से कैलकुलेशन करेगा तो क्या आएगा? 34। ठीक है,
इसमें अधिकतर क्वेश्चन यूपी टेट के हैं, सब यूपी टेट के। क्वेश्चन नंबर 25 किससे नहीं हुआ? बाकी हो गया सबसे? आसान है क्या? क्वेश्चन नंबर 26 क्या आएगा आंसर इसका? 14 × 4 56 आ जाएगा। 27 हो गया? नहीं भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 2018 में अमित का वेतन था 1,26,500 रुपए। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वैसे ये क्वेश्चन प्रतिशत का है, फिर भी यहाँ पे देख ले क्या 2016 में कुछ वेतन होगा, उसके बाद 2018 में उसका कुछ वेतन होगा। 2018 में कितना वेतन है उसका? 1,26,500। ठीक है, उसने बोला कि 2016 से पहले 10% फिर 15% बढ़कर इतना हो गया। तो मान लेते हैं पहले कितना था? 100 रुपए। पहले कितना था? 100 रुपए। तो कितना बढ़ा पहले साल? 10% बढ़ गया क्या? 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 110। अगले साल कितना प्रतिशत बढ़ा? मतलब ये 2016 की कहानी है। 10% बढ़कर 2017 में कितना हो गया? 110। अब 2018 में कितना बढ़ा? ये 15% बढ़ा। तो 110 का 15% कितना होता है? 16.5। 110 का 15% निकाल लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 11 को 15 से गुणा किया तो 165/10 यानी 16.5। तो 110 पर 16.5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 126.5। ठीक है, अब ये 126.5 तो हमने 100 माना तब हुआ, और क्वेश्चन वाले ने कितना दे रखा है? 1,26,500। तो ये जो अपने पास 126.5 आया है, 126.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1,26,500। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,26,500 बटेवा 126.5। अपने को निकालना क्या है? 100 यूनिट का मान। 126,500 बटेवा 126.5 इंटू 100। 1 दशमलव हटाए तो ऊपर 10 लग गया, इससे ये पूरा कट गया एक बार, और ये 2 जीरो। टोटल आंसर में कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5, यानी 1,00,000 रुपए। ठीक है, समझ में नहीं आया? प्रतिशत पढ़ेंगे तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 सेम इसके जैसा है, नहीं आया ना? तो पहले 100 मानेंगे, 100 में से 20% कम करेंगे, 80 हो जाएगा। फिर 80 में से 15% कम करेंगे, 12 कम होगा। 80 का 15% 12 होता है क्या? तो 80 में से 12 कम होगा तो कितना बचेगा? 68। तो वो बोल रहा है कि एक बार 20 और एक बार 15 की 2 बार छूट दी। अगर एक ही साथ देता तो कितने की दे देता? 100 में से 68 को बाकी निकालेंगे तो 32।
ये क्वेश्चन छूट वाले बट्टा का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज उसमें आएगा। वैसे अभी देखा जाए तो इसका आंसर क्या है, 32। 29वां बताना है। 29वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने को सोल्व करना है। 29वें क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आती है। तो 3/4 और 4/5 का मान क्या होता है वो निकालेंगे। 0.75। 3/5 है क्या, दोनों जगह 5 5 है। 3/5 और 4/5। तो 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.6 और इसका मान 0.8। इन दोनों के बीच में मान होना चाहिए। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, मतलब नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन क्या दे रखा है, 7/10। इसका मान क्या होता है, 0.7, मतलब ये इनके बीच में है। इसके बाद 19/30। 19/30 यानी 19 में 30 का भाग देंगे, दशमलव लगेगा 90। 30 का भाग 6 बार जाएगा, 180। फिर 10 बचेगा। तो ये 10 जो बच रहा है इसमें अगर भाग लगाएंगे तो ये 6.12 कुछ तो आगे बढ़ेगा। इसका मतलब इससे आगे आ जाएगा, मतलब इसके बीच में है, मतलब बी ऑप्शन भी है। सी ऑप्शन क्या है, 2/3। 2/3 का मान क्या होता है, 0.66। और डी ऑप्शन क्या है, 16/30। तो तीन ऑप्शन आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। 16 में 30 का भाग देंगे, दशमलव लगाया तो 0 लग जाएगा। फिर 30 में 16 का भाग दिया तो 5, और 5 के बाद कुछ भी संख्या आएगी तो इससे कम रहेगी। ठीक है, तो ये अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया क्या, सभी को आ गया। पी का पी प्रतिशत 36 है, तो हम निकाल सकते हैं। पिछली पिछली बार देखा था, इस बार नहीं पढ़ा। पी का पी प्रतिशत 36, ये प्रतिशत का क्वेश्चन है वैसे। पी का पी प्रतिशत कितना होता है, कितना दे रखा है, 36। 60 आ जाएगा। 36 का अंडर रूट लेंगे 6, और 6 को 100 से क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन पड़े हैं क्या, पीछे क्वेश्चन तो सामने है क्या, आपके सामने नहीं है। मोबाइल नहीं है, क्या दिक्कत है, मोबाइल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में 2352 का गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद जो x और y और z आएंगे उनको क्या करना है, जोड़ना है। हो जाएगा क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा, 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी। 100 के कुल भाजक निकाल लेंगे, फिर विषम भाजक हटा देंगे, समभाजक बच जाएंगे। क्वेश्चन किया था ऐसा अपन ने। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक क्या है, इसका आंसर बताओ। हो गया क्या, क्या है इसका आंसर, पूछा क्या है इसने। ऋणोत्तर का मतलब ऋण, इतर मतलब ऋण का नहीं होना चाहिए।
मतलब संख्या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो पहली बात, ऋणात्मक संख्या तो अपन ने पढ़ी नहीं भाज्य अभाज्य में। उसके बाद क्या है, जीरो। जीरो ऋणात्मक तो नहीं है, लेकिन भाज्य या अभाज्य संख्या है क्या? एक भाज्य या अभाज्य है क्या? नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो। ठीक है। ऋणोत्तर का मतलब कंफ्यूजन डाल रहा हूं तो मतलब माइनस वाली संख्याओं के अलावा पूछ रहा है। बाकी अगर माइनस की संख्या है तो बहुत सारी है। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया क्या? 35। क्वेश्चन नंबर 36। ये नहीं होगा क्योंकि ये अपन ने पढ़ा ही नहीं। यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है, मतलब शून्य के अलावा वास्तविक संख्याएं हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? ठीक है। तो शून्य के अलावा अपने को माननी है तो अपन मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या नहीं मानना है? एक्स और वाई का मान जीरो नहीं मानना है। ठीक है। एक्स का मान एक मान के देख ले, वाई का मान एक। एक बार एक बार माइनस की चीज मान के देख ले। तो अगर एक एक मान रखा तो इसका मान क्या है? एक का स्क्वायर प्लस एक इंटू एक प्लस एक का स्क्वायर। क्या आएगा? एक प्लस एक बराबर 3। दूसरी कंडीशन में -2, वाई का मान -3। क्या आएगा? -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 इंटू -3 प्लस 3 का स्क्वायर। 4 प्लस 6 प्लस 9 कितना आ गया? 19। एक कंडीशन और मान के देख लेते हैं। x बराबर -3, वाई बराबर +2। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 -6 प्लस 4। तो तीन कंडीशन देख ली हमने। एक बार दोनों प्लस के मान लिए, एक बार दोनों माइनस के मान लिए, और एक बार क्या मान लिया? प्लस। अब मेरे को एक चीज समझो कि जैसे x का मान है और y का मान है, इसमें दोनों एक एक बार स्क्वायर हो रहे हैं। दोनों एक एक बार स्क्वायर हो रहे हैं। जब माइनस की संख्या स्क्वायर होगी तो उनका मान क्या हो जाएगा? प्लस। ये चीज हमने को अपने को पता है। ठीक है। अगर ये चीज माइनस की है तो भी प्लस की हो गई, ये चीज माइनस की है तो भी प्लस हो गई। अगर दोनों माइनस की है तो वो गुणा होकर प्लस बनेगी क्या? इसका मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तीनों पॉजिटिव संख्या है। ठीक है। पहली कंडीशन, अगर तीनों पॉजिटिव है जुड़कर क्या बनेगी? एक पॉजिटिव संख्या बनेगी, यानी धनात्मक संख्या बनेगी। दूसरी चीज, अगर मैं इसको माइनस का कोई बड़ी संख्या मानूं जैसे -100, और इसको केवल माइनस प्लस का एक ही रखूं, तो इसका मान क्या आ सकता है? 100 का गुणा 100 से, स्क्वायर मतलब 100 से, तो -100 गुणा होकर 10,000 बन जाएगा। ये प्लस की संख्या हो जाएगी। एक, ये क्या बन जाएगा? एक का स्क्वायर एक, तो 10,000 तो यहां बन गया, एक यहां बन गया। अब 100 को एक से गुणा करूंगा तो यहाँ पे माइनस की संख्या कभी इस संख्या से बड़ी आ सकती है क्या? अगर यहां से मैं बड़ा करूंगा तो ये इधर बड़ी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? अगर कोई भी ऐसी दो संख्याएं लेऊंगा जिनका स्क्वायर भी साथ में ही करना है, और स्क्वायर साथ करने के बाद आपस में गुणा भी करना है, तो ये जो बीच वाली संख्या है इसको आप कितनी भी बड़ी करना चाहो तो भी इन दोनों संख्याओं के योग से बड़ी नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? हमने उदाहरण लेके देख लिया, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसका आंसर पॉजिटिव, इसका आंसर धनात्मक, इसका आंसर धनात्मक। क्या आएगा? 7। तो सभी का आंसर धनात्मक आ रहा है। तो अब उसमें देखो क्या क्या बोल रहा है वो। हमेशा धनात्मक होगा क्या? दूसरी चीज, हमेशा ऋणात्मक। कुछ मानों के लिए शून्य हो सकता है क्या? शून्य कब होता है? जब हम शून्य लेते हैं। तो शून्य लेने के लिए तो उसने पहले ही मना कर दिया, तो अब शून्य भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या है? का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है।
धनात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या होगा, केवल धनात्मक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? दो प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें a की घात b बराबर 125 दे रखा है। a की घात b क्या दे रखा है? 125। मतलब a की जगह पे कोई ऐसी संख्या रखें और फिर उसकी घात कुछ रखें तो क्या आना चाहिए? 125। तो क्या हो सकता है? 5 की घात 3 125। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या? और कोई पॉसिबल है क्या? मेरे हिसाब से तो और कोई पॉसिबल नहीं। तो a का मान क्या है, b का मान क्या है? 3। अपने को क्या पूछा है? b की घात a करने पर क्या आएगा, यानी 3 की घात 5 करने पर क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा? 243। 243 आ जाएगा क्या? 3 की घात 5 यानी 3 × 3 × 3 ऐसे 5 बार लिखना है, फिर सभी को गुणा करना है। 38वां क्वेश्चन पहले करवाया, वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? हो जाएगा। संख्या को क्या मान लेंगे? x। x इंटू 3/4 का मतलब भी होता है ऑफ। ऑफ यानी गुणा, फिर 2/3 बराबर 24। तो ये कट जाएगा आधे से, संख्या आ जाएगी 48। 48 में 4 का भाग देंगे तो 12। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? पाई। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। सीधा सीधा आपने वहां से पढ़ा, वहां से क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। आगे 3-4 क्वेश्चन प्रतिशत के हैं। यहाँ तक पढ़ रहे हैं हम, 40 तक। 40 तक क्वेश्चन कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए, जिन्होंने किया वो सजा निर्धारित करेंगे। जो क्वेश्चन करके आए हैं वो सजा निर्धारित करेंगे, जो नहीं करके आए हैं उनके लिए। देखो, मैं जो सजा बता रहा हूँ उससे सभी एग्री है क्या, कि अगर क्वेश्चन करके नहीं आए तो हम क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं करें, केवल थ्योरी थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं? तो फिर आप उनके लिए सजा निर्धारित कर दो जो क्वेश्चन नहीं करके आए। मैंने तो बता दिया ना, तो फिर वो भी बैठे हैं। अब उनके उनके साथ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं तो ठीक है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आज हमारी क्लास पूरी वेस्ट हो रही है। अभी 40 क्वेश्चन तक आए तो सबके चेहरे ऐसे हैं कि वहां करवा रहे होंगे। अभी 1 घंटा हुआ है, 40 क्वेश्चन हो गए, 1 घंटा और होगा, इसमें 80 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे अपन। हैं? करवा दे। जिन्होंने नहीं किए वो भी सहमत है क्या? जिन्होंने नहीं किए वो बोलो। वो बोलेंगे भी नहीं, ताकि पता चल जाएगा कि हमने नहीं किया। अब तो आगे बढ़े या कुछ पढ़े? 50 तक कर लेते हैं।
43 44 दोनों क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 12 और 15 यानी 4:5। ठीक है, 4:5 हो जाएगा। y का x प्रतिशत और x का y प्रतिशत किसके बराबर हो सकता है? ये वाला या पिछले वाला? 44 यानी x का y का x का y प्रतिशत प्लस y का x प्रतिशत किसके बराबर है? x का y प्रतिशत निकालते हैं हम तो कैसे निकालते हैं? x गुणा y बटेवा 100। ये हो गया x का y प्रतिशत। y का x प्रतिशत निकालेंगे तो y गुणा x बटेवा 100। अब इनको क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक्स वाई बटेवा 100 प्लस ये भी एक्स वाई बटेवा 100। आगे क्या हो जाएगा? 2 एक्स वाई बटेवा 100। ठीक है, अब इनका एक ऑप्शन ऐसे भी बन सकता है। पहला ऑप्शन क्या? 2x का y प्रतिशत होगा इसके बराबर। दूसरा ऑप्शन होगा x का 2y प्रतिशत भी इसके बराबर होगा। तीसरा y का 2x प्रतिशत भी इसके बराबर होगा। और चौथा 2y का x प्रतिशत भी इसके बराबर होगा। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है क्या ऑप्शन में? एक्स वाई का, हाँ ये भी हो सकता है। पांचवा एक्स वाई को अलग कर लो। एक्स वाई का 2% भी इसके बराबर होगा। और छठा 2 का x इंटू वाई प्रतिशत भी यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है अब? एक्स वाई का 2%, ये वाला। इन 6 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आएगा वो सही रहेगा। ये ऑप्शन बैठा है बी। ये ऑप्शन समझ में नहीं आया। ये देखो, मैं यहाँ पे देखो कि x और y क्या है? गुणा में। 2xy बटेवा 100 तक आ गया। अब इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं। पहले मैंने 2x को अलग लिखा और y को अलग लिखा। दो एक्स इंटू वाई बटा 100। हाँ, तो वो आ रहा ना। इसका मतलब ये होगा ना 2x इंटू वाई बटेवा 100। तो ये 2x से भी गुणा हो रहा है, इसके बाद y से भी गुणा हो रहा है। ये अल्टीमेटली तीनों संख्या आपस में गुणा ही होगी। किसी से भी ऑप्शन में देख लो वही संख्या आएगी 2x इंटू वाई। इससे आएगा 2x इंटू वाई, इससे आएगा y इंटू 2x, इससे आएगा x इंटू 2y, इससे आएगा 2y इंटू x, इससे आएगा एक्स वाई इंटू 2, इससे आएगा 2 इंटू एक्स वाई। मतलब ऊपर सभी बार यही संख्या आएगी। नहीं आया समझ में? और किसी के नहीं आएगा पीछे? नहीं आया? वापिस समझाओ। 2xy बटेवा 100 ऐसा लिखा हुआ उधर। एक्स वाई को x और y मत मानो, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। अब मेरे को बताओ 2x और y क्या लिखा हुआ है? 2x का y प्रतिशत, इसके हिसाब से लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का 4%। इसका मतलब ये लिखा हुआ है। अगर हम x को 3 मान लें और y को 4 मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इंटू 3 तो 7 में ही है। का मतलब क्या होता है? गुणा और 4 बटेवा 100। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 24। और 24 बटेवा 100 लिखा हुआ है। 24 बटेवा 100 का मतलब क्या होता है? 24%। ठीक है,
अब आप इन 6 ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लो और बोलो कि उसको भी इस तरीके से बताओ। आप बताओ कौन सा 6 ऑप्शन में से कौन सा? पांचवा, एक्स वाई का 2%। कहाँ चला गया? एक्स वाई का 2%, इसका मान निकालना है। एक्स का मान कितना है अपने पास? 3। वाई का मान कितना है अपने पास? 4। तो 3 × 4 का की जगह पे क्या आएगा? 2 का मतलब 2 और प्रतिशत नीचे। 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24, और 24 के नीचे 100 है, मतलब 24%। क्या इसके मान इसका मान दोनों बराबर आ गए? ऐसे अगर कोई भी ऑप्शन चेक करोगे तो सबका मान 24% आएगा, अगर एक्स का मान 3 और वाई का मान 4 लिया तो। ठीक है। अब ऐसे कंफ्यूजन में तो नहीं आ रहा है कि ये एक्स वाई लिख रखा है, एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, मतलब ये संख्या तो 34 है। ये 34 नहीं है, एक्स और वाई अगर साथ में लिखे हुए तो इसका मतलब ये दोनों इनटू में, तो 3 और 4 साथ में नहीं होंगे, इनका बीच में क्या होगा? इनटू होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो उतार लो, आगे देखते हैं। 47। ये सारे प्रतिशत के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं और इनमें ही दिक्कत आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये यूपी टेट में प्रतिशत वाला पोर्शन प्री में जुड़ा हुआ हो, और वैसे भी ये तो L1 का एग्जाम है, रीट L1 का, पात्रता वाला थोड़ी है। 2017 में तो सेम ही था। मेंस का क्वेश्चन है वैसे ये, प्री वाला नहीं है। 45वां क्वेश्चन हो गया क्या? 45वां क्वेश्चन हो गया। 46वां क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये उतार लिया? सभी ने उतार लिया क्या? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी और शर्करा यानी शक्कर, पानी और शक्कर के 3 लीटर मिश्रण में 40% शक्कर है। यदि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शक्कर का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले शक्कर की कुल मिश्रण कितना था? शक्कर और पानी का मिश्रण 3 लीटर, यानी टोटल 3 लीटर था। इसमें 40% शक्कर है, टोटल कितना होता है? 100%। 100% में 40% क्या है? शक्कर। 40% तो शक्कर ही है, तो पानी कितना बचा होगा? 60%। ठीक है, अगर मैं प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ से हटा दूं, 0 से 0 काट दूं और 2 को इससे काट दूं, तो कोई दिक्कत है क्या? तो ये प्रतिशत से तो प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 से काटा तो ये 2 बार, 2 से काटा तो ये 3 बार। मतलब कोई भी मिश्रण था दो, मतलब 3 लीटर का, उसमें 2 अनुपात तो शक्कर है और 3 अनुपात क्या है? पानी। अब ये क्या बोल रहा है कि 1 लीटर पानी मिलाया गया, 1 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी मिला दो 1 लीटर, कितना हो जाएगा? सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे। दो हिस्से कौन से हैं? शक्कर के 2 हिस्से हैं, और पानी के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। तो टोटल कितने हिस्से हो रहे हैं अपने पास? 5।
इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 लीटर। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 इंटू 2 यानी 6/5। 6/5 का मतलब 1.2 लीटर। ठीक है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5 इंटू 3 या फिर 9/5 यानी 1.8 लीटर। मतलब जो 3 लीटर था उस 3 लीटर में 1.2 लीटर तो शक्कर है और 1.8 लीटर क्या है? पानी। अब अपने को मिलाना क्या है? पानी। इस 1.8 लीटर में अगर 1 लीटर पानी मिलाऊंगा तो पानी कितना हो जाएगा? 1.8 लीटर पानी पहले था और मिलाया कितना? 1 लीटर। तो अब कितना हो गया? 2.8 लीटर। 2.8 लीटर क्या है? पानी। शक्कर क्या है? 1.2 पहले भी थी, अभी भी है, तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा वापिस? 1.2 तो ये शक्कर और 2.8 पानी, कितना हो जाएगा? 4 लीटर। ठीक है, अब 4 लीटर में कितना शक्कर है? 1.2। तो हम निकाल सकते हैं 1.2 कितने में है? 4 में। प्रतिशत में निकालेंगे तो 100। पॉइंट हटाया तो 10। ये इससे कितनी बार घटेगा? 3 बार। और ये इससे 0 कट गया तो 3 इंटू 10, 30%। आंसर आ गया क्या? पहले 40% था। पहले क्या था शक्कर? 40%। अब शक्कर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी फिर भी कितना बच गया? 30%। ठीक है, हाँ। 3 लीटर का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा? 1.2। फिर क्या करेंगे? 1 लीटर और उसमें जोड़ देंगे 3 में। हाँ तो वो भी है। ये समझाने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो ज्यादा समझ में आ रहा है, वैसे भी समझा देते हैं। क्या बोला है? 3 लीटर में 40% शक्कर है। तो पहले निकाल लेंगे कि 3 लीटर में 40% शक्कर है तो टोटल कितनी आएगी? 40/100 इंटू 3। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 4 तिया 12/10 यानी 1.2 लीटर क्या है? शक्कर। टोटल में 1.2 लीटर शक्कर। बाकी का क्या होगा? पानी। अब 1.2 लीटर शक्कर है, ना तो शक्कर निकाल रहे हैं ना शक्कर और डाल रहे हैं, तो ये लास्ट में भी 1.2 लीटर ही रहेगी। ठीक है, और मिलाया क्या है? पानी। पानी मिलाने से पहले 3 लीटर था, 1 लीटर और मिला दिया तो अब कितना हो गया? 4 लीटर। तो 4 लीटर में शक्कर की मात्रा यही है, तो 1.2/4 इंटू 100 करेंगे तो भी वही पहुंच जाएंगे। और इसको करेंगे 25। 25 को 12 से गुणा किया तो 30%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 बताना है। ये उतार लिया।
कर लिया। क्वेश्चन क्या है? बड़ी संख्या छोटी संख्या। क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं में एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी है। तो मान लेते हैं बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या y। पहले क्या बोला है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने में, यानी x के 3 गुने में किसका भाग दें? y का। तो क्या आएगा? भागफल 4 और शेषफल 3। तो ये क्या है? भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो इससे हम एक समीकरण निकालेंगे, 3x बराबर 4y प्लस 3, या फिर 3x माइनस 4y बराबर 3। ये समीकरण 1 हो गई। दूसरी बार क्या बोला है? यदि बड़ी संख्या के 7 गुने में छोटी संख्या का भाग लगाएं, बड़ी संख्या के 7 गुने में छोटी संख्या का भाग लगाएं, ऐसा बोला है क्या? यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 1 बचता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7y बराबर 5x प्लस 1। इसको उधर भेज देंगे तो 5x माइनस 7y, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का 1। ये समीकरण 2। दो समीकरण है, दो अपने पास वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन कर लेंगे। 5x माइनस 7y बराबर -1, ये समीकरण 2। अब अपने को ये समीकरण सोल्व करने तो क्या करेंगे? इनके गुणांक को बराबर करेंगे पहले। गुणांक इसमें x का कितना है? 3, इसमें x का कितना है? 5। या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। तो x को बराबर करने के लिए 3 को 5 से गुणा और 5 को 3 से गुणा। तो इस पूरी समीकरण को 5 से और इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। 5 दिया 15x माइनस 20y बराबर 15, और इसको करेंगे तो 15x 21y माइनस 3। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर जोड़ेंगे तो 15 15 30 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज, ये इससे 0, 21y से 20y गया तो y, और इधर 15 और 3 18। मतलब छोटी संख्या क्या आ गई? y छोटी संख्या थी तो y आ गई 18। अपने को क्या निकालना था? छोटी संख्या ही निकालनी थी, तो y आ गया। अगर बड़ी संख्या निकालनी होती, यानी x निकालना होता, तो हम y के गुणांक को बराबर करते। y के गुणांक को बराबर करने पर y से कट जाता और फिर x का मान आ जाता। अगर वैसा नहीं करना चाहो तो y का मान किसी समीकरण में रख दो, x का मान भी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। स्थानीय मान थे, उनका योग करना है, 49 बताना है। सभी से हो गया क्या? ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में किया था, सेम सेम क्वेश्चन किया था। हो जाएगा क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। अब आगे बढ़े या अब यहाँ से थोड़ा एक एक नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टॉप कर दूं?